हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सीरीज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस जहाँ पर हम लोग पूरे प्राइस एक्शन को जीरो से समझ रहे हैं और बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट कर रहे हैं। और जब भी प्राइस एक्शन या टेक्निकल एनालिसिस की बात हो, कोर्स हो, उसमें अगर चार्ल्स डाओ का जिक्र ना हो, उनकी लाइफ और उनकी स्टडीज़ का जिक्र ना हो, तो शायद ये कोर्स अधूरा रह जाएगा। तो आज का वीडियो हमेशा की तरह नॉलेजेबल, इंफॉर्मेशनल तो होने ही वाला है, लर्निंग से तो भरा ही रहेगा, लेकिन साथ में इंस्पिरेशनल भी होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उस इंसान की जीवन की जिसको फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कहा जाता है। बाद में उनकी स्टडीज़ का ज़िक्र करेंगे। पहले थोड़ा-सा इनकी लाइफ़ को समझते हैं। सन 1851 में इनका जन्म होता है अमेरिका के एक स्टेर्लिंग नाम के सिटी में और 2 साल की एज में इनके फादर की जो है डेथ हो जाती है। अब फादर की डेथ के बाद में इनिशियल जो इनका चाइल्डहुड था, वो माँ के कामों में, खेती-बाड़ी में हेल्प करने में जाता है और साथ में वहीं से ही अपना जो इनिशियल एजुकेशन होता है वो कंप्लीट करते हैं। इनका पूरा नाम था चार्ल्स हेनरी डाउ। तो जब ये अपनी खेती-बाड़ी में और इनिशियल एजुकेशन में सब कुछ कर रहे थे अपनी मदर के साथ में, उसी दौरान इनका ना एक ड्रीम था जर्नलिस्ट बनने का। तो 18 की एज में ये अपना जर्नलिज़्म का करियर स्टार्ट करते हैं। एज़ अ रिपोर्टर ये अपना करियर स्टार्ट करते हैं और रिपोर्टिंग का काम जब इनको मिलता है तो ये बहुत सारे बिज़नेसेस की स्टडीज़ करते हैं। उन बिज़नेसेस में क्या ग्रोथ है, आगे क्या होने वाला है, कंपनियों की स्टडी करके उनकी रिपोर्ट्स को अपना जो इनका न्यूज़ एक्सप्रेस था, न्यूयॉर्क एक्सप्रेस में ये अपनी जो रिपोर्ट्स पब्लिश करते थे, साथ में अदर जर्नल हाउसेस को भी भेजते थे। तो वहाँ से स्टडीज़ करते-करते इनकी रिपोर्ट्स जो पब्लिश करते थे ये स्टडी करने के बाद में, उनको स्टडी करते-करते इनका जो इंटरेस्ट है वो बिज़नेसेस को रीड करने में, स्टडी करने में डेवलप हो जाता है। तो अब क्या होता है, बिज़नेसेस को स्टडी करते-करते जब इनका डेवलप हो जाता है तो ये अपने एक कोलीग के साथ में सन 1884 में, ईयर 1884 में ये अपने एक कोलीग, अपने फ्रेंड के साथ में जो कि खुद भी जर्नलिस्ट ही थे, जिनका नाम था एडवर्ड जोन्स। उनके साथ में मिलके ये अपनी खुद की कंपनी बना लेते हैं जिसका नाम होता है डाउ जोन्स एंड कंपनी। चार्ल्स हेनरी डाउ में से डाउ लिया था और जो इनका फ्रेंड था एडवर्ड जोन्स, उनका जोन्स लिया था। तो इन्होंने उन दोनों को क्लब करके कंपनी का निर्माण किया जिसका नाम था डाउ जोन्स एंड कंपनी। अब ये कंपनी सेम ही काम करती थी जो बिज़नेसेस को रीड करके ये बहुत सारी स्टडीज़ को पब्लिश किया करते थे। अब उन स्टडीज़ को पब्लिश जब करते थे तो उसकी जो पब्लिसिटी थी वो अच्छी खासी थी। लोग इनको लाइक करने लग गए थे, इनकी स्टडीज़ पे रिलाई करने लग गए थे। इनकी स्टडीज़ को लाइक करने लग गए थे बेसिकली। तो 1886 में इन्होंने अपने ही जो कंपनी बनाई थी उसमें अपना पर्सनल एक 9 स्टॉक्स को मिला के एक इंडेक्स बना दिया। इंडेक्स जानते हैं ना आप, जैसे अपने यहाँ पे निफ्टी है, तो निफ्टी में कैसे होता है 50 कंपनियों की जो वेटेज है कि मान लो एचडीएफसी की 12% है, ऐसे करके कुछ परसेंटेज होती है। तो इन्होंने 9 कंपनियों की इक्वल वेट करके उनका एवरेज निकाल के एक इंडेक्स को पर्सनली लॉन्च कर लिया। तो वो बहुत अच्छा खासा उसको पब्लिक का इंटरेस्ट मिला और पब्लिक इंटरेस्टेड रही उसमें। उसके बाद में इन्होंने पूरे लगभग-लगभग 1896 में, सन 1896 में पहला अपना ऑफ़िशियली इंडेक्स लॉन्च कर दिया, जिसको आज तक भी हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, डीजेआईए करके, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज। तो इन्होंने 1896 में उसको लॉन्च किया जो कि ऑफ़िशियल था। अब इनका बहुत नाम होने लग गया फाइनेंस सेक्टर में भी। फाइनेंस सेक्टर में ये बहुत प्रोमिनेंट हो गए। इनकी कंपनी वॉल स्ट्रीट में बहुत फेमस हो गई। हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉइज़ इन्होंने रखे। तो काफ़ी नाम होने के बाद में जब इनका वो एवरेज पे लोग रिलाई होने लग गए, जबकि उस ज़माने में ना तो एआई था, ना आज की तरह टेक्नोलॉजी थी कि ऑर्डर ऐसे ही मार लो, या हमको अगर चार्ट एनालिसिस करना है या प्राइस एनालिसिस करना है तो लोग जनरली न्यूज़पेपर पे ही बेस्ड रहते थे। तो उस ज़माने में इंडस्ट्रीज़ भी इतनी सारी नहीं थी कि भई आज जैसे एआई अलग है, बहुत सारी अलग-अलग इंडस्ट्रीज़ हैं आज की डेट में। तो फार्मा अलग है, ऑटो अलग है। उस ज़माने में जो फ़ेमस इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थी, वो या तो रेलवे लाइन बिछाने वाली होती थी या रोड की जो कंस्ट्रक्शन होती है, वो होती थी। तो उन्हीं के इन्होंने स्टॉक्स को 9 अलग-अलग स्टॉक्स को मिला के वो इंडेक्स बनाया था। अभी 1896 से जब ये फ़ेमस हुए, बढ़िया चलने लग गए, तो फाइनली इन्होंने 1902 में बैड हेल्थ की वजह से अपनी ही कंपनी से रेज़िग्नेशन दे दिया और रेज़िग्नेशन देने के 6 महीने बाद ही इनकी डेथ हो गई, अगेन बैड हेल्थ की वजह से। तो इनके डिमाइज़ के बाद में लगभग 1906 में एक इन्हीं के जैसे जर्नलिस्ट थे, उन्होंने इस कंपनी को लिया जिनका नाम सीडब्ल्यू बैरन था। तो सीडब्ल्यू बैरन के बाद में लोग आते रहे, जाते रहे, डायरेक्टर चेंज होते रहे। फाइनली ईयर आता है 2006 और 2006 में एक बहुत बड़ी जेंट कंपनी ने इस कंपनी को खरीद लिया, जो कि नैस्डैक लिस्टेड भी है। आज भी ये कंपनी उन्हीं की सब्सिडियरी कंपनी में आती है, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज जो है। तो इसको बहुत अच्छे खासे अमाउंट में उन्होंने लगभग-लगभग मतलब मोर देन 5 प्लस 5 से भी ज़्यादा, 5.6 आई थिंक है, 5 यूएस बिलियन डॉलर से ज़्यादा में इसको खरीदा था। जो कंपनी साल 1884 में रजिस्टर हुई थी, 2006 में उसी कंपनी को एक जेंट कंपनी ने खरीदा था
5 यूएस बिलियन डॉलर से ज़्यादा में, तो मतलब कुछ है ना उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि इन्होंने ना ये इतनी हाइप जो पकड़े, इन्होंने कुछ रिसर्च जो करी थी उसके बेस पे जो प्राइसेज़ को स्टडी किया था अलग-अलग स्टॉक्स के, जिसके बेस पे इन्होंने इंडेक्स बनाया था। तो उसमें कुछ ना इन्होंने प्रिंसिपल्स निकाले थे, कुछ पॉइंट्स निकाले थे, कुछ टेनेट्स निकाले थे कि ऐसे ही चलती है मार्केट, और वो आज 100 प्लस ईयर्स होने के बावजूद भी हम लोग भी स्टडी करते हैं और वो एज़ इट इज़ चीज़ें काम करती हैं। 100% तो कुछ नहीं होता, बट हाँ 90% से ज़्यादा चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं मार्केट में। प्राइस एक्शन, इसीलिए इनको फादर ऑफ प्राइस एक्शन कहा जाता है। उससे पहले इनके जो टेनेट्स थे, जो इनके पॉइंट्स थे, जो इन्होंने निकाले थे, वो इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे। वो पहली बार फेमस हुए एक विलियम नाम के बंदे ने स्टॉक मार्केट बैरोमीटर करके एक बुक लॉन्च करी, और इनकी जो स्टडीज़ हैं 1922 में, 1922 में उनकी स्टडीज़ को, उन पॉइंट्स को पहली बार स्टॉक मार्केट बैरोमीटर की बुक में पब्लिश किया था। उसके बाद में लोग उन स्टडीज़ को पढ़ के प्रॉफिटेबल होने लग गए, उनको इम्प्लीमेंट करने लग गए, तब जाके ये पॉइंट्स फेमस हुए, तब जाके डाउ जो हैं, चार्ल्स हेनरी डाउ जो हैं, वो और ज़्यादा फेमस हुई, इनकी थ्योरी और ज़्यादा फेमस हुई और आज तक फेमस है, और उनके सिद्धांत आज तक भी मार्केट में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कौन से ऐसे पॉइंट्स दिए थे, उनको जानने से पहले ये जो लाइफ़ है इनकी, इसको थोड़ा-सा जानना ज़रूरी था, क्योंकि अपने आप में एक इंस्पिरेशन है कि एक नॉर्मल चैलेंजिंग बैकग्राउंड से उठ के बंदा और इतना फेमस हो जाए, और आज तक भी उनकी स्टडीज़ को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उनके जो पॉइंट्स थे उसमें इनिशियली वो 9 पॉइंट्स हुआ करते थे जो उन्होंने स्टडी किए थे। 9 में से अब 3 को हटा दिया गया है, क्योंकि वो टाइम के साथ इतने रेलेवेंट नहीं बचे हैं। तो उनके मेजरली 6 पॉइंट्स को हम आज तक स्टडी करते हैं, और वो 6 पॉइंट्स कौन से हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। वो प्राइस एक्शन में, टेक्निकल एनालिसिस में, हर जगह, इवन चार्ट रीडिंग में, प्राइस रीडिंग में, हर जगह बहुत काम आने वाले हैं। उससे पहले, उन 6 पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले, चार्ल्स हेनरी डाउ कहते क्या थे? मतलब बेसिकली मार्केट के प्राइस को कैसे स्टडी करते थे, उसके बारे में थोड़ा-सा बताता हूँ। ये देखो मेरी स्क्रीन पे। तो चार्ल्स डाउ कहते थे कि प्राइस अगर हायर हाई, हायर लो की फॉर्मेशन बता रहा है, मतलब बना रहा है, जैसे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस या ट्रेंड लाइन वाली वीडियो में भी सेम चीज़ डिस्कस की थी। ये हाई है, ये हायर हाई है, इस वाले से हाई है ये एक और नया हाई है, तो ये और हायर हाई है, ऐसे हायर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन अगर कर रहा है, तो चार्ल्स डाउ ने ही इस चीज़ को आइडेंटिफ़ाई करके सबसे पहली बार बताया था कि जब हायर हाई, हायर लो हो, तो मार्केट अप ट्रेंड में होती है, ठीक है? सिमिलरली इन्होंने दूसरी चीज़ क्या कही थी, अगर प्राइस हायर हाई ना बना के लोअर हाई और लोअर लो बना रहा है, देन उस कंडीशन में मार्केट डाउनवर्ड होगी। कैसे? ये देखो, ये हाई है, लेकिन ये वाला हाई इस वाले से लो है, तो ये लोअर हाई हुआ। ऐसे ये भी लोअर हाई हुआ और ये लोअर लो हुआ, ठीक है? तो वहाँ पे इन्होंने बोला कि इस कंडीशन में मार्केट डाउनवर्ड्स होती है। अब इतना तो आप भी बोलोगे यार ये कोई बताने की बात थी जो चार्ल्स डाउ ने बताई, लेकिन लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है वो बताता हूँ। इन्होंने बोला कि हम कितने पिवोट्स को देखें, आप पिवोट समझते हो? पिवोट्स मतलब यू टर्न्स। जैसे हमने, आप लोग ने अगर मेरी वीडियोज़ देखी हैं सारी, ये प्राइस एक्शन का कोर्स अगर आप मेरे साथ कर रहे हो तो आपको पता होगा, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस में यू टर्न्स को या पिवोट्स को डिस्कस किया होगा। तो जो पिवोट्स होते हैं ना, यू टर्न्स को बोलते हैं। यू टर्न बोले तो जैसे मार्केट आई, आके घूम गई, तो ये जो घूमी है, ये जो यू टर्न, इसको पिवोट बोलते हैं। इसको पिवोट बोलते हैं, इसको पिवोट बोलते हैं। जहाँ-जहाँ से मार्केट ने यू टर्न लिया है, उन सब पॉइंट्स को पिवोट बोलते हैं। तो अब चार्ल्स डाउ के अकॉर्डिंग हम कितने पिवोट्स को देखें कि हमें ये पता चल जाए कि मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में या साइडवेज है। तो चार्ल्स डाउ ने 3 ही चीज़ें बताई थी कि अगर वो हायर हाई, हायर लो बना रही है तो वो अप ट्रेंड में है। अगर वो लोअर हाई और लोअर लो की फॉर्मेशन कर रही है तो डाउन ट्रेंड में है। इन दोनों के अलावा अगर वो कुछ कर रही है, तो वो साइडवेज है। इन्होंने ये नहीं बोला था कि मार्केट अगर रेंज में बाउंड है, एक रेंज नहीं चल रही तभी साइडवेज है। इन्होंने ये बोला था हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो के अलावा जो भी कर रही है, वो सब साइडवेज में काउंट होगा, क्योंकि उस टाइम पे वी कैन नॉट प्रेडिक्ट द मोमेंट और द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट। मतलब इन 2 के अलावा अगर जो भी होगा, उस कंडीशन में हम मार्केट की मोमेंट को और मार्केट की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, इसलिए उसको इन्होंने साइडवेज की कैटेगरी में रखा था। अब बात करते हैं पिवोट्स की। तो जितने भी यू टर्न हैं, उनको बोलते हैं पिवोट्स। अब कितने पॉइंट तुम लोग देखोगे कि तुमको पता चल जाए कि अप ट्रेंड माने या डाउन ट्रेंड माने? मान के चलो, ऐसे कहीं से प्राइस आ रहा था, अब उसने ऐसे कर लिया, तो अभी तो ये डाउन ही है मार्केट। तो तुम लोग कब कितने यू टर्न या कितने पिवोट्स को देखोगे कि तुमको ये पता चल जाए कि अब ये अपवार्ड मूवमेंट में है, मतलब अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, ठीक है? तो अभी क्या करने का है, डाउ थ्योरी को यूज़ करने का है। डाउ कहते हैं करंट मार्केट प्राइस से, मतलब मार्केट जहाँ भी अभी चल रहा हो, किसी भी इंडेक्स का, निफ्टी का या किसी भी चीज़ का प्राइस जहाँ पे अभी है, उससे पहले के प्रीवियस 4 पिवोट्स तुम लोग देखोगे। अगर उन प्रीवियस 4 में तुमको ये वाली फॉर्मेशन मिलती है, हायर हाई, हायर लो, ठीक है? 4 मिलेंगे, मतलब मैं 2 ही लिख रहा हूँ यहाँ पे। अगर उनमें हायर हाई, हायर लो मिलता है, तो मार्केट को तुम लोग बोलोगे कि नाउ अप ट्रेंड इज़ गोइंग ऑन, कि मार्केट ऊपर जा रही है। अगर ये प्रीवियस 4 हायर हाई, हायर लो ना बना के लोअर हाई, लोअर लो बना रहे हैं, देन यू विल से कि मार्केट इज़ इन डाउन ट्रेंड।
गॉट इट? अब इसको थोड़ा सा करके भी बता देता हूँ। तो ये मान लो यहाँ पे कोई प्राइस चल रहा है किसी चीज़ का, मान लो गोल्ड का चल रहा है $4000 बिल। अब ये आज का प्राइस है, अब हमें नहीं पता कि इससे पहले ये डाउन ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में था, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे इसके पिवोट्स को। अब ये क्या है, ये क्या है, ये एक लो है, बट ये एक हायर लो है। ऐसे बहुत सारे हो गए, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये अगर 4000 है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट है मेरे लिए, ये यू टर्न है, ठीक है। ये पहला पिवोट, ये दूसरा पिवोट, ये तीसरा पिवोट, ये फोर्थ पिवोट। अब ये क्या है, ये एक लो था, लेकिन ये वाला हायर लो था। ऐसे ही ये एक हाई है, और ये वाला पॉइंट मेरे लिए एक हायर हाई है। तो डाओ कहते हैं अगर 4 पॉइंट में तुमको हायर हाई हायर लो मिल रहे हैं, तो तुमको पता चल जाएगा कि ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। सिमिलरली दूसरी डायरेक्शन में भी। समझ में आया? तो ये डाओ बेसिकली प्राइस के लिए बताते हैं कि हायर हाई अगर बन रहे हैं, हायर लो अगर बन रहे हैं तो अप ट्रेंड है, लोअर लो लोअर हाई अगर बन रहे हैं तो डाउन ट्रेंड है। बेसिक तो ये कहते हैं। इसके अलावा जो आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में भी है और सबको पता भी होना चाहिए, क्योंकि यही बेसिक है, मतलब मार्केट का जो क्रक्स है ना, इसको अगर ढंग से तुमने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में या इस चीज़ को बहुत अच्छे से डीपली अगर एनरूट कर लिया, लर्न कर लिया, तो शायद जो ट्रेडिंग की जो जर्नी है वो आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगी और मार्केट को समझना बहुत बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं रहेगा। तो वो पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला, मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब है कि आज जो भी प्राइस है, जो भी करंट मार्केट प्राइस है किसी भी स्टॉक या किसी भी इंडेक्स का या किसी भी कमोडिटी का, तो वो जो प्राइस है वो सब कुछ डिस्काउंट, वो ऑलरेडी सब चीज़ को काउंट करके ही यहाँ पर है। मान लो किसी का प्राइस है ₹100, तो वो ₹100 ऑलरेडी सारे न्यूज़ को, सारे इवेंट्स को, सारे रिजल्ट्स को, सारे फ़ियर को, सारे ग्रीड को पचाने के बाद में वो 100 है। अब इससे क्या समझते हैं? इससे ये समझ में आता है कि मान के चलो आज किसी कंपनी के रिज़ल्ट आए, मान लो रिलायंस जी के रिज़ल्ट आए आज, और रिलायंस के रिज़ल्ट में आया है कि कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले आज $500 मिलियन का बिज़नेस ज़्यादा किया है, मतलब ज़्यादा मुनाफ़ा कमाया है इतने का, है ना? ऐसे हाइपोथेटिकल एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं। तो आपको रिज़ल्ट देखा आपने किसी भी न्यूज़ चैनल पे या किसी भी जगह पे, उस रिज़ल्ट को देखने में तुमको क्या आएगा, यार कंपनी ने इतनी अच्छी कमाई की है, तो इसका प्राइस ₹100 से अब तो कम से कम 120-130 तो जाएगा, इतने अच्छे रिज़ल्ट आए हैं तो। आप लोग बाय करते हो 100 पे और स्टॉक वहाँ से नीचे गिरने लग जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ये रिज़ल्ट आ जाए हैं, लेकिन प्रोसेसिंग में मार्केट ऑलरेडी इस प्राइस को डिस्काउंट करके ही 100 दिख रही है। तो इसलिए मार्केट हर चीज़ को डिस्काउंट करके चलती है। उन्होंने ये बात आज से मोर देन 100 ईयर्स पहले कह दी थी, और आज इस चीज़ को आप वैलिडेट कर सकते हो चार्ट्स में देख के, या आपके साथ बहुत बार हुआ भी होगा, अच्छे रिजल्ट देख के आपने बाय किया होगा और वो स्टॉक वहाँ से लुढ़क जाता है, प्राइस उसका लुढ़क जाता है। तो इट मीन्स व्हाट? मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। इसको वैलिडेट करने का एक और तरीका देखो। 2020 में कोविड का लॉकडाउन हुआ था, और आई थिंक 24 मार्च 2020 में मोदी जी आए थे शाम को, कि आने वाले कल से, मतलब नेक्स्ट डे से ऐसा कुछ बोला था या आज रात से बोला था कि शाम को जब वो आए थे कि 25 तारीख से लॉकडाउन है। तो लॉकडाउन का मतलब है जहाँ पूरा देश, पूरी कंपनियाँ, सारी इकोनॉमी सब कुछ रुक जाएगा, मतलब चक्का-जाम। सब अपने घर में बंद हो जाएँगे। जब कोई चलाने वाला ही नहीं है इंडस्ट्रीज़ को, जब कोई चलाने वाला ही नहीं है इकोनॉमी को, तो फिर उस दिन के बाद तो मार्केट डाउन जानी चाहिए थी। आप चेक करना निफ्टी में 24 मार्च 2020 को ही निफ्टी ने अपना लो लगाया था, और 25 तारीख से लॉकडाउन लगा था। वो बार-बार एक्सटेंड होता गया, मंथ्स तक एक्सटेंड होता चले गया। इतने महीनों में निफ्टी को तो और ज़्यादा डाउन आना चाहिए था ना, लेकिन निफ्टी 24 फरवरी से 24 मार्च तक के बीच में ऑलरेडी गिर चुकी थी। और जिस दिन मोदी जी ने अनाउंस किया था कि कल से, या जो भी उन्होंने बोला था कि लॉकडाउन लगने वाला है, उसी दिन मॉर्निंग में मोदी जी के बोलने से पहले ही लो बना चुकी थी, और जिस दिन मोदी जी ने बोला था उस दिन के बाद में रिकवरी देने लग गई थी। मतलब मोदी जी बोल रहा हूँ तो मोदी जी का कोई योगदान नहीं है इसमें, मैं मार्केट का बता रहा हूँ। ये डाओ बहुत पहले बोल चुके हैं कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। जिस दिन लॉकडाउन लगा लोगों ने सोचा अब तो मार्केट गिरेगी, उन्होंने बेचना चालू किया, लेकिन मार्केट में उस दिन के बाद में वो लो आज तक भी नहीं आया है। जो लो लॉकडाउन लगने वाले दिन से 1 दिन पहले लगा था, वो लो आज तक निफ्टी में आया ही नहीं है। मार्केट वहाँ से आज तक हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई बना के हॉट टॉप पे ही गई है, नए हाई ही बनाते गई है। ठीक है? तो मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। आप मतलब कोई भी न्यूज़ या जो भी देख रहे हो वो ऑलरेडी उस प्राइस में डिस्काउंटेड है। ये था उनका फर्स्ट स्टडी, फर्स्ट पॉइंट जो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड है कि मार्केट के 3 ट्रेंड होते हैं। अब एक तो उन्होंने बताया था कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये उसकी बात नहीं है यहाँ पे। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज तो एक प्राइस के डायरेक्शन है। इसके अलावा इसमें 3 ट्रेंड बताए हैं उन्होंने। वो कौन से बताए हैं वो बता देता हूँ। अब अप ट्रेंड में मान लो मार्केट ऐसे चल रही है, ये अप ट्रेंड है ना, हायर हाई हायर लो बन रहे हैं। तो अब ये वाला जो अप ट्रेंड चल रहा है, इसी में 3 ट्रेंड होते हैं। 3 कैसे? एक तो वो आप ना कभी बड़े टाइम फ्रेम पे निफ्टी या किसी भी स्टॉक का चार्ट खोलना,
वो बहुत बड़े टाइम फ्रेम पे खोल के देखना, छोटे 15 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटे पे नहीं। 1 डे, 1 वीक या 1 मंथ पे खोल के देखना, तो कोई भी चार्ट जब आप देखोगे तो वो कंटिन्यूअसली कई मंथ्स और कई सालों तक एक ही डायरेक्शन में रहता है। वो इंट्राडे करने वालों को ऐसा लगता है कि बहुत गिर गया, बहुत उठ गया। आप किसी भी अच्छी कंपनी को या इवन इंडेक्स को भी खोल के देखोगे, तो उसकी जो डायरेक्शन मिलेगी आपको, वो कई महीनों और सालों तक एक ही डायरेक्शन में चलता रहता है। बट वो छोटे टाइम फ्रेम वालों को ऊपर नीचे दिखता है, इसलिए उनको पता नहीं चल पाता। तो ये चीज़ डाउ ने पहले ही बोल दी थी। जो ये प्राइमरी जो ट्रेंड है मार्केट का, ये कुछ मंथ्स से कुछ ईयर्स तक चलता है। इसको बोलते हैं प्राइमरी ट्रेंड, कि वो अब बड़ा ट्रेंड है तो ये चलेगा। फिर जब वो सेकेंडरी फेज़ में, सेकेंडरी ट्रेंड में आती है, तो सेकेंडरी ट्रेंड क्या है? कुछ वीक्स से कुछ मंथ्स तक चलता है। मतलब अब ट्रेंड में ही है, अब ट्रेंड, लेकिन पहले तो चलेगा मंथ्स और सालों तक। फिर जब वो सेकेंडरी फेज़ में आ जाएगा, तो वो कुछ थोड़े वीक से लेके थोड़े महीनों तक चलेगा। फिर अब माइनर जो है, उसमें क्या है, एक तो ट्रेंड कन्फर्म ही नहीं होता, दूसरा इसमें कुछ डेज़ से लेके कुछ वीक तक होता है। इसलिए कहते हैं जब मार्केट अपने माइनर फेज़ में हो, माइनर ट्रेंड में हो, तो उस टाइम पे ट्रेड नहीं करनी चाहिए। आई होप ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर 3 तरह के ट्रेंड में होती है मार्केट। अब जो प्राइमरी ट्रेंड है, उसके भी 3 फेजेज़ होते हैं। जैसे हमने अभी बात करा ना, प्राइमरी जो ट्रेंड है जो महीनों और सालों तक चलेगा, तो इसके भी 3 फेज़ हैं। कौन से 3 फेज़ हैं? इसको समझने में बड़ा मज़ा आएगा अगर इसको आप प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करोगे तो। पहला होता है एक्यूमुलेशन, दूसरा फेज़ होता है पब्लिक पार्टिसिपेशन, एंड तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है? अब इसको समझाता हूँ कैसे। देखो, मान के चलो ये किसी भी स्टॉक या इंडेक्स, गोल्ड, किसी का भी मान लो, ये प्राइस है, ये ऐसे डाउन ट्रेंड करके आ रहा था। ठीक है? अभी डाउन ट्रेंड का एग्जांपल ले रहे हैं, बाद में अप ट्रेंड का भी बता दूँगा। और उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ कि इस स्टॉक ने गिरना बंद कर दिया, और ये यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं, साइडवेज हो गया। तो ये जो फेज़ है, इसी को बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज़। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? एक्यूमुलेशन मतलब इकट्ठा करना। एक्यूमुलेट क्या चीज़ एक्यूमुलेट हो रही है यहाँ पर? जब ये ऊपर से गिरता हुआ आ रहा था, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा गिर रहा है, ट्रेडर्स को पता होगा। बट यहाँ पे आके जब ये गिरना बंद हो गया, तो जो सेलिंग में थे वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या है, धीरे-धीरे एग्ज़िट कर रहे हैं। उनको लग रहा है और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा, लेकिन वो धीरे-धीरे एग्ज़िट कर रहे हैं। तो जब एग्ज़िट कर रहे हैं, कौन है जो इसको गिरने नहीं दे रहा? स्मार्ट मनी। स्मार्ट मनी मतलब इंस्टीट्यूशंस मनी, बड़े प्लेयर्स। वो उनकी जो एग्ज़िट है, मतलब वो जो बाय कर रहे हैं, उसको ये लोग बाय करते जा रहे हैं। जो वो एग्ज़िट कर रहे हैं, वो उसको ये एक्युमुलेट करते जा रहे हैं। ठीक है? जब इनके पास इनफ ऑर्डर्स हो जाएँगे, उसके बाद में ये यहाँ से इसमें ब्रेकआउट आएगा। जब ब्रेकआउट आता है, तो क्या करते हैं, आप जैसे जो सीख गए हैं, जिनको आता है, जिनको पता है मार्केट के बारे में, मतलब ट्रेडर्स मेरे जैसे, जब ये रेंज में से निकलता है, जब ये ब्रेकआउट करता है, तो हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक पार्टिसिपेशन। ठीक है? अब जब ये यहाँ से ऊपर चल के पब्लिक ने, अब इन्होंने इतने सारे ऑर्डर्स सिर्फ़ इस ब्रेकआउट के लिए थोड़ी ना लिए हैं। ये फिर इस स्टॉक को ऊपर भगाते हैं। कंपनी के रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन बड़े प्लेयर्स ने इसमें पैसा डाला, उनको ऑलरेडी पता है कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, ये कंपनी ग्रो करने वाली है, इसीलिए उन्होंने पैसे डाला। तब फिर इन्होंने इसमें रैली कराई। जब ये टॉप पे पहुँच गया, टॉप और लो कुछ नहीं होता, लेकिन जब ये एक रेलेवेंट प्राइस पे पहुँच गया, वहाँ पे आके क्या है, पान वाले, चाय वाले, सब्ज़ी वाले, पड़ोस वाले अंकल, दूर के रिश्तेदार अंकल, उन सबको कभी भी आप मिलोगे ना, क्या करते हो आप? अगर बोलोगे मैं स्टॉक मार्केट करता हूँ, तो बोलेंगे, "अरे हाँ, मार्केट तो बहुत अच्छी चल रही है। आजकल तो टॉप पे है, बहुत अच्छा रिटर्न दे रही है।" वो टाइम उनको अगर पता चल गया, जिनको कुछ नहीं पता मार्केट का, इट मीन्स मार्केट अब यहाँ प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए रेडी है। मतलब ये सबसे बढ़िया टाइम है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब ये यहाँ पे प्राइस रुक चुका है। इसी को मैं थोड़ा अलग से समझाता हूँ। मतलब ये मान लो ये वाला पॉइंट है वो, जहाँ पे सबको पता चल गया। तो मार्केट अब यहाँ से ऊपर नहीं जा रही। तो वो जो एक्यूमुलेट हुआ था, यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन हुआ था, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ था। तो यहाँ पे मैं तो कहीं पे अपना प्रॉफिट बुक करके निकल सकूँ, लेकिन जो बड़ा मनी है, जो बड़ी यहाँ से एक्यूमुलेशन करके आए हैं, स्मार्ट मनी है, वो अब जब एग्ज़िट करेंगे, उनके पास इतने सारे ऑर्डर्स हैं कि वो एकदम से यहाँ पे बेच नहीं, वो यहाँ से बाय करके लाए थे, वो एकदम से तो बेच नहीं सकते। तो इतने ऊपर जो लोग, चाय वाला, टपरी वाला, मतलब नॉर्मल रिटेलर्स, बिना नॉलेज वाले, वो जब बाय करते हैं, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उन सबके ऑर्डर्स को लेते रहते हैं, धीरे-धीरे एग्ज़िट करते रहते हैं। तो यहाँ से फिर आती है पैनिक। मतलब इसी फेज़ को बोलते हैं पैनिक, जब पूरी दुनिया को पता चल जाए। इस डिस्ट्रीब्यूशन वाले को ही अगर हम बाय की कंडीशन में बात कर रहे हैं, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को पैनिक बाइंग बोलते हैं। जब पैनिक बाइंग आए, तो आपका निकलने का टाइम हो गया। उसके बाद में ये स्टॉक गिर जाता है। अब ये ऐसे ही क्यों गिरता है रिटेस्ट? वैसे तो मैं इसकी साइंस तुमको बता चुका हूँ, बट इसके हिसाब से क्यों क्यों होता है? क्योंकि इनके पास इतने ऑर्डर्स हैं कि ये जो पैनिक बाइंग में जो ऑर्डर आए हैं ना, ये वो बहुत कम है इनके लिए। तो इनको वापस से अगर बेचना है, तो ये यहाँ पे लाएँगे ही लाएँगे प्राइस को, ताकि ये और अपना माल बेच सकें, इनके और ऑर्डर ले सकें। जब ये ऊपर जाएगा, तो ये बायर्स जो हैं, ये और ज़्यादा बाय करते हैं कि और ऊपर जाएगा, लेकिन यहाँ से वो फिर गिरा देते हैं।
समझ में आया? तो 3 फेज़ होते हैं, तीनों फेज़ समझ में आए होंगे। ऐसे ही उल्टा भी होता है, वो आप समझ लेना, कहोगे तो बता भी दूँगा, ठीक है? उसके बाद में आते हैं जी, एवरेजेस मस्ट कन्फर्म ईच अदर। एवरेजेस का मतलब इसको इंडाइसेस भी बोल सकते हैं, मतलब इंडेक्स का बहुवचन। इंडाइसेस मस्ट कन्फर्म ईच अदर मतलब जैसे मान के चलो सेंसेक्स में ब्रेकआउट आया, तो निफ्टी में भी आना चाहिए, अदरवाइज़ सेंसेक्स का जो ब्रेकआउट है वो फेल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये डाउ मोर देन 100 ईयर्स पहले कह के चले गए। आजकल हम देखते हैं ना, निफ्टी में आया, बैंक निफ्टी में नहीं आया, ठीक है? ऑटो में आया है लेकिन मारुति सुजुकी कंपनी में नहीं आया। तो ऐसे देखते ना, तो ये बात बहुत पहले ही बोल चुके हैं वो, एवरेजेस मस्ट कन्फर्म, एवरेज मतलब इंडाइसेस मस्ट कन्फर्म ईच अदर। एक में अगर ब्रेकडाउन आया तो दूसरे में भी आना चाहिए, तभी आपकी कोई सीक्रेट सक्सेस होगी, नहीं तो वो ब्रेकआउट फेल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है? वॉल्यूम कन्फर्म्स द ट्रेंड। फिफ्थ पॉइंट क्या है? जैसे अब इसको समझने में भी मज़ा आएगा आपको। मान के चलो ये अब ट्रेंड में चल रही है मार्केट। अब नॉर्मल लोग क्या होते हैं, जब ये पिवोट्स बन रहे होते हैं ना, तो वो हर बार ये सोचते हैं कि ये यहाँ से गिरेगा। यहाँ से एक्यूमुलेट करके कोई मान लो लेके आया बहुत बड़ा वॉल्यूम के साथ, तो ये जैसे ही घूमती है वो यहाँ से गिराते हैं। अब ये क्यों गिरता है, ये वॉल्यूम कैसे आता है, वो हम बात करेंगे अभी। तो जब ये प्राइस ऐसे जा रहा था, तो मान के चलो यहाँ पे ₹10 था और यहाँ पे ₹100 हो गया। अब कोई तो था जो इसको 10 से 100 तक, मान लो आपने 10 पे ले लिया था, तो कोई तो है, मतलब आप तो हो कि इसको 10 से 100 तक आपने रैली किया है इस प्राइस में, आप ही ट्रैवल किया है इस प्राइस में। 10 पे आप बैठे थे और 100 तक आप पहुँच गए। लेकिन कुछ लोग हैं जिनकी एंट्री मिस हो गई थी, तो वो 20 पे डर के मारे नहीं ले रहे थे, 50 पे नहीं ले रहे थे कि यार एक पुल बैक आ जाए तब लूँगा, ठीक है? तो आपने ये रैली तो मिस कर दी, लेकिन जिसमें ये 10 की रैली 100 तक गई है, वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। तो उन्होंने 100 पे जब अपना प्रॉफिट बुक किया, तो प्राइस प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा नीचे आता है। दूसरी चीज़ क्यों आता है, जिनको ये लगता है कि 10 से 100 हो गया, अब ये नीचे गिरेगा, वो इसमें सेलिंग की ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए भी थोड़ा नीचे आता है। तो ये 10 से 100 का जो वॉल्यूम है और ये 10 से पहले का जो वॉल्यूम है, ये मान के चलो कुछ भी है, एक्स नंबर है। तो जो ये गिरने वाला है, अगर ये कम है, कौन से वाले से? इस वाले, यहाँ पे जो पब्लिक का पार्टिसिपेशन हुआ था, यहाँ पे जो पब्लिक ने बाइंग करी थी, और ये जो गिरने वाला है, फिर इसके बाद में जो ऊपर वाला है, ये इससे ज़्यादा हो। वॉल्यूम कहाँ से लिखते हैं? वॉल्यूम का हम अलग से जब कोई बनाएँगे वीडियो तो उसमें डिस्कस कर लेंगे, लेकिन वॉल्यूम नाम का एक इंडिकेटर होता है, वहाँ से दिख जाता है। एनएसई की वेबसाइट से भी दिख जाता है और बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ, या ब जो अपना वो है, क्या कहते हैं, ब्रोकर, उसमें भी दिख जाता है। कुछ कंडीशंस में हाइड करने का ऑप्शन भी आता है, मतलब कुछ कंडीशन में नहीं, हर कंडीशन में हाइड भी कर सकते हैं अपने 10-15% ही ऑर्डर्स बड़े प्लेयर दिखाते हैं, बाकी को हाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये एक पॉलिसी भी है, प्राइवेसी पॉलिसी, कि हम अपना क्या करने वाले हैं वो क्यों बताएँ। तो लेकिन जो जनरल उस टाइम पे हुआ है, जो उससे पहले हो चुका है, वो तो हमें पता ही है ना। जो अभी वो करने वाले हैं वही तो नहीं पता, लेकिन जो वो कर चुके हैं वो तो पता है। तो जब ये अप ट्रेंड में जा रही थी, ये वाली जब रैली बनाई थी, तो इस वाले के टाइम पे वॉल्यूम, और जब ये नीचे आई इस वाले के टाइम पे वॉल्यूम, तो नीचे आने वाले वॉल्यूम कम होने चाहिए ऊपर जाने वाले से। ऐसे ही ये वाले जो वॉल्यूम है, ये वाला इस वाले फेज़ का, ये इस वाले फेज़ से अगर कम है, तो इस ट्रेंड को वॉल्यूम कन्फर्म्स द ट्रेंड। उन्होंने बोला अगर वॉल्यूम के साथ में ऐसा हो रहा है, तो ट्रेंड कन्फर्म है। अगर वॉल्यूम उल्टे चल रहे हैं, मतलब कि ये मार्केट जब हायर लो बना रही थी, हायर हाई, हायर लो, तो अगर इनके वॉल्यूम, इन वाली के वॉल्यूम इन वाली से ज़्यादा है, तो इसका मतलब आप इसके बाद में यहाँ तब ठीक थे मान लो वॉल्यूम, अब इसमें इतना ज़्यादा वॉल्यूम आया कि इसमें कम आया है, तो इसके बाद में आप ट्रेड लेने में, आपकी ट्रेड के चलने के चांस कम हैं। ये डाउ वॉल्यूम के थ्रू बहुत पहले बता गए। ठीक है जी? अब लास्ट में क्या बताते हैं जी वो? ट्रेंड रिमेन इन इफेक्ट अंटिल देयर इज़ अ क्लियर रिवर्सल। मतलब मान के चलो कोई अप ट्रेंड चल रहा है, तो लोग क्या करते हैं, हर पिवोट के ऊपर बाय बना लेते हैं। अब कब तक बनाए ये तो पता नहीं ना, कब तक अप ट्रेंड में रहेगा। जैसे हमने प्राइमरी फेज में पढ़ा, वो तो मंथ्स एंड ईयर्स तक रहता है। तो आप लोग कब तक बाय बनाते रह सकते हो? ये डाउ बोल रहे हैं कि हम तब तक बनाए रह सकते हैं जब तक कि मार्केट में क्लियर रिवर्सल ना आ जाए। मतलब हायर हाई, हायर लो बनते रह रहे हैं जहाँ, और जहाँ पे ये पोजीशन बिगड़ जाए, हायर हाई, हायर लो की बजाय लोअर हाई, सॉरी, लोअर हाई, लोअर लो बन जाए, वहाँ तक आप लोग इसको ले सकते हो। ये हाई था, ये लोअर हाई था, ये लो था, ये लोअर लो था। तो डाउ ने बताया है ना कौन से 4 पॉइंट देखने होते हैं अपने को? इसको सही से ड्रॉ करके बताता हूँ। करंट मार्केट प्राइस से पहले 4, ठीक है? तो ये हाई था, ये लोअर हाई था, ये लो था, ये लोअर लो था, और ये अब इससे तो नीचे जा ही चुका है, तो यहाँ पे और लोअर लो ही बनेगा, ठीक है? तो करंट से कौन सा देखोगे? एक तो ये जो अब बनने वाला है, बना नहीं है, तो ये इससे नीचे चले गया, तो मुझे पता है ना कि अब लोअर लो ही बनेगा। ये हिडन है, ये भी एक प्लस पॉइंट है, आपको सीखने को किसी ने शायद बताया नहीं होगा कि पहला हिडन भी होता है। अगर ये वाला लो टूट गया, तो ये तो अब नीचे जाके ही बनेगा ना कहीं। तो 1, 2, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, और चौथा ये हो गया। इन 4 से तुमको पता चल गया ना कि क्लियर रिवर्सल होने वाला है, मतलब रिवर्सल आ गया है। तो वो यही कहते हैं कि जब तक ये फॉर्मेशन नहीं बनेगी, तो आप लोग नहीं कह सकते कि मार्केट में रिवर्सल आ गया। तो अब ये रिवर्सल कैसा भी हो सकता है, ये डबल टॉप से भी हो सकता है, ठीक है? ये नेकलाइन ब्रेक होने पे, ठीक है? अब ये एम प्रॉपर नहीं बने, ये ऐसे भी हो सकता है कि ये थोड़ी-सी ऊपर जाए और फिर बने, ठीक है ना?
ये किसी भी तरह से जब तक रिवर्सल क्लियर रिवर्सल ना आए तब तक वो ट्रेंड अपनी ही यूनिफ़ॉर्म में रहता है। मतलब अप ट्रेंड है तो अप में रहेगा, डाउन ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड में रहेगा। तो ये थी डाउ जोन्स के जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें, उनकी पर्सनल लाइफ़ से, प्लस उनका जो स्टडीज़ हैं, जो उन्होंने पॉइंट्स दिए आज से 100 ईयर्स पहले, वो आज तक भी कैसे काम कर रही हैं, और ये जो आज 6 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए, ये बहुत इन्फॉर्मेशन वाले पॉइंट रहे होंगे। आप लोगों को इससे कुछ ना कुछ सीखने को मिला ही होगा 100%, क्योंकि डाउ थ्योरी ही टेक्निकल एनालिसिस का जो है वो क्रक्स है। तो ये जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं डाउ की जो स्टडीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग, इनमें से क्या है, जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। उसमें क्या है, इंट्राडे वाले जो भी प्लेयर्स हैं, जो इंट्राडे में जैसे रिजल्ट आने के बाद में ट्रेड कर रहे हैं या इंट्राडे में जो भी पैटर्न के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहे हैं, ये जो 6 स्टडीज़ हैं, ये 6 स्टडीज़ आपके लिए शायद उतनी अच्छे से काम ना आएँ। क्यों? क्योंकि मार्केट हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को ही रिस्पेक्ट करती है, छोटे टाइम फ्रेम को रिस्पेक्ट नहीं करती, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में जो ट्रेंड है मार्केट उसको फ़ॉलो करेगी। तो आप लोग क्या करोगे इंट्राडे वालों, आपको अगर सपोर्ट पे डबल बॉटम मिल रहा है तो आप रिवर्सल की ट्रेड बनाओगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपको जो है ना डाउ के अकॉर्डिंग कुछ मिल गया और कर लो। आप अपने अकॉर्डिंग चलो, ये थ्योरी आपके लिए काम आएगी, ये पॉइंट्स आपके लिए काम आएँगे, लेकिन आपको पहले उनको प्रैक्टिस करके एक सेटअप होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। कहोगे तो मैं उस पे आगे जाके वीडियो बना दूँगा, लेकिन आप उतना अच्छे से अगर इसको यूज़ कर सकते हो तो आप इस वीडियो के बाद भी कर लोगे। क्यों? जैसे हम पहले पॉइंट की बात कर रहा था मैं कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। तो आप न्यूज़ जिस दिन आए, रिज़ल्ट जिस दिन आए, उस दिन ट्रेड ना करके आप क्या करो, मान के चलो किसी कंपनी के रिज़ल्ट आने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज़ में, 20 डेज़ में या मंथ बाद में, तो आप उस पे नज़र रखो। अगर उसमें रिज़ल्ट आने से पहले कहीं से ब्रेकआउट मिल रहा है, तो आप उसको अपने पोर्टफोलियो में शायद बाय करके रख सकते हो। तो वहाँ से क्या होगा, वो रिज़ल्ट आएगा 15-20 दिन, महीने बाद, अच्छा, लेकिन वो स्टॉक जिस दिन आपको 15-20 दिन पहले ब्रेकआउट दे रहा है, उस दिन से लेके उस रैली को आप करते रह सकते हो। लेकिन ये भी इंट्राडे की तो बात नहीं रही, ये भी तो एक पोजिशनल ट्रेड बन गई 10-15 दिन की। तो आप इंट्राडे वालों, आप सेटअप के अकॉर्डिंग करते रहो, आपको हेड एंड शोल्डर पे रिवर्सल आ रहा है, डब्ल्यू पे आ रहा है, या आपको कोई ब्रेकआउट मिल रहा है डबल कैंडल का, या आपको कोई रिटेस्ट मिल रहा है। लेकिन जो पोजिशनल वाले हैं, जो इन्वेस्टमेंट वाले हैं, उनके लिए ये थ्योरी बहुत अच्छे से वर्क करती है। वो बहुत अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं इस वीडियो से, इस थ्योरी से। तो आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और ये जो टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ हमारी चल रही है, ये भी अब कंप्लीट होने को है। इसमें हम लगभग-लगभग बेसिक सारा खत्म कर चुके हैं। अब हम एक बड़ी वीडियोज़ बनाएँगे, बड़ी मतलब जिनकी लेंथ ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि अब हम वो सारा बेसिक यूज़ करके प्राइस एक्शन को ज़ीरो से कंप्लीट करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप ये चैनल सब्सक्राइब करके रखो ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए। शेयर कर दो उन सब दोस्तों के साथ में जिनको आप देखना चाहते हो अच्छा ट्रेडर बनना, और अपने साथ में ट्रेडर बनाना चाहते हो जिनको, ठीक है? और इस सब के साथ में आप जो भी मैं ये करता हूँ, इन सब की प्रैक्टिस किया करो। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया, आपने सुन लिया बस, ये प्रैक्टिस करोगे जैसे कैंडल पे हम या जितनी भी हम वीडियो में बात कर रहे हैं, इनकी सेल्फ प्रैक्टिस करते रहो, ताकि जब हम प्राइस एक्शन या स्ट्रैटेजी पे पहुँचे कि कैसे चार्ट को रीड करके प्राइस एक्शन से हमको ट्रेड बनाना है, जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आने वाली में बात करेंगे, तो वो आप तभी बना पाओगे जब इस सब को भी आप अच्छे से ग्रैब कर चुके होगे। ठीक है? इसी के साथ वीडियो करते खत्म। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।